पहले थोड़ी बहुत थिंकिंग होती थी यार। अब वो भी अरे चली मोबाइल गई। ने तो पूरा थिंकिंग ही ले लिया है, सब कुछ है ना, सब कुछ स्मार्टनेस अभी मोबाइल में आ चले चुकी गए। है, माइंड में रही नहीं है। Right, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे को स्ट्रेस और डिप्रेशन ऐसा मनुष्य को होता है, किसी पशु को नहीं नहीं होता होता है। हम लोग उन पशुओं से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, हम्म, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको है। हम्म, पशुओं की लाइफ में ना अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, ना करप्शन का प्रॉब्लम है, ना टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ना पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स हमको ही क्यों है? अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर हम इतने स्मार्ट हैं, तो क्यों हमारे पास इतनी प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल एसोसिएशन। तो यूथ को पहले उस एसोसिएशन में आना रहेगा। अभी के लोग क्या कर रहे हैं, वो उस एसोसिएशन से दूर भाग रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमको बाबा जी बना देंगे, सही बात है। ये हमको सब कुछ छिड़वा देंगे। गीता सुनने के बाद क्या अर्जुन ने युद्ध किया? क्या अर्जुन, या फिर वो जंगल छोड़ के सन्यासी बना? क्या किया अर्जुन ने? युद्ध लड़ा और जीता भी। गीता भी, वो कोई सन्यासी नहीं बना। वो सन्यासी बनने जा रहा था, कृष्णा ने उसको रोका। हाई थिंकिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जितना आवश्यक है हमारे बॉडी और आत्मा को एक रखने के लिए, उतना ही कार्य करें हम, और बाकी का जो समय बचा है वो हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में लगाना चाहिए। वो हाई थिंकिंग है। गाइस, वैसे तो हम लोग ने पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया है, जैसे कि मैं पॉडकास्ट कर ही रहा हूँ, बट आज मैं ऐसे पॉडकास्ट का डिस्कशन करूँगा जिसको हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का बिगेस्ट पॉडकास्ट है। वो ऐसा पॉडकास्ट जिसने सभी लोगों की दुनिया में इतना इन्फ्लुएंस लाया है, सभी लोगों को इतनी सही की राह पे चलाया है। मतलब वो पॉडकास्ट से आई थिंक पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। वो जिसने भी सुना है उसकी लाइफ में 110% चेंज आया है। मैं बात कर रहा हूँ वो पॉडकास्ट के बारे में जहाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो पॉडकास्ट हुआ था रणभूमि में, जहाँ पे इतने घोड़े चल रहे हैं, इतनी माराकाट हो रही है, इतने तीर चल रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतनी लाश पड़ी हुई है, इतने शोर के बीच में जो पॉडकास्ट हुआ था वो सबके रोंगटे खड़ा कर देता है। हार गए थे अर्जुन, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, छोड़ दिया था उन्होंने अपने तीर और बाण। फिर एक आवाज़ आई उनके ऊपर कि उठो पार्थ, रण मत छोड़ो। तो आज हमारे सामने हैं प्रभु जी। क्या कहना चाहेंगे उस पॉडकास्ट के बारे में? वो जैसे आपने सही बोला, इतिहास का सबसे पहला पॉडकास्ट था जी। और कृष्णा ने वो पॉडकास्ट इंटरेस्टिंगली बैटल फील्ड पे किया। यहाँ जो कन्वर्सेशन हुआ जो भी, और जो स्पिरिचुअल टॉक्स जो हुई, वो कहाँ कर रहे हैं? बैटल फील्ड पे। अब जनरली स्पिरिचुअल टॉक्स कहाँ की जाती है? कोई मंदिर में होती है, या किसी गंगा नदी के किनारे होती है, पहाड़ों में होती है, गुफाओं में होती है, जंगलों में होती है। बट कृष्णा ने इंटरेस्टिंगली वो चीज़ युद्ध मैदान में कही, जहाँ खून खराबा होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ मारपीट होती है और सब जगह वायलेंस होता है, एरोगेंस होता है, एंगर होता है, उस एनवायरनमेंट में कृष्णा स्पिरिचुअल टॉक, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इसका वेरी डीप, बहुत डीप मीनिंग है इसका। हमको ये बताना चाहते हैं उस सेटअप से कृष्णा की क्यों मैंने वो फील्ड चुना, क्योंकि हमारा लाइफ बैटल फील्ड की तरह है। हर रोज़ युद्ध चलता है हमारे माइंड में। एक तरफ बोलता है ये करो, दूसरी तरफ बोलता है ये करो, तीसरी बार बोलता है ये करो। चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से माइंड खींच रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो ये एक बैटल फील्ड की तरह है, और ऐसे बैटल फील्ड में ऐसा पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कृष्णा ने अर्जुन को उस बैटल फील्ड के सेटअप पे कन्वर्सेशन किया, ताकि वो दिखाने के लिए कि ये प्रैक्टिकल है। आगे का जो कलयुग आएगा, ऐसा हो सकता है ऐसा महाभारत नहीं होगा, पर लोगों के अंदर महाभारत चलती रहेगी। तो उसके लिए ये भगवत गीता बहुत ज़रूरी है। होता क्या है ना कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ की स्टेज में कितना ही अच्छा कर ले, बट वो फाइनल स्टेज पे पहुंच के अच्छा ही जब फाइनल अपना काम करने वाला होता है ना, तब उसके माइंड में एक महाभारत चालू होती है कि अब क्या करूं। वही माइंड
चला था अर्जुन का, उसके सामने ये था कि मैं अपने ही वालों को कैसे मारूं। अर्जुन उस टाइम का सबसे बेस्ट वॉरियर था जी। पूरे, उसने बहुत बड़े बड़े मेडल्स और अवार्ड्स जीते थे। शिव जी से अवार्ड जीता था, इंद्र से अवार्ड जीता, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र जीते थे, देवताओं से जीता था। ऐसा योद्धा अगर सबसे उसके पीक परफॉर्मेंस टाइम पे बोल दे कि अब मुझे नहीं करना है ये, मैं गिव अप कर रहा हूँ, तो ये इससे बड़ा क्राइसिस पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं होगा। एक्चुअली अर्जुन के लाइफ में इससे बड़ा क्राइसिस कभी नहीं आया था। और ऐसे क्राइसिस वाले सिचुएशन में कृष्णा उसको ये जो भगवत गीता नॉलेज दे रहे हैं, उसको उसके लाइफ के सबसे बड़े क्राइसिस से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है और कितना ज़रूरी है हमारे लिए। ये एक्चुअली उसका सेटअप भी अगर हम समझ जाए ना, तो भी भगवत गीता की बहुत सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। आपकी लाइफ से मुझे सबसे पहले तो मैंने आपको देखा ना, तो मेरे को एक कामनेस दिखी, मतलब इतनी ज़्यादा कामनेस कि मैं बता नहीं सकता, है ना। अभी जैसे मैं आ रहा था, गर्मी का टाइम है, थोड़ा बहुत मुझे पसीना आ गया था, बट आपके उसमें एक भी पसीने की बूंद नहीं दिखी। तो वो जो कामनेस है ना, वो चेहरे में, तो पूरी बॉडी में ही दिखती है। तो आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक वो सब आपकी प्रैक्टिस से हुआ होगा। हाँ, यस, एक्चुअली ये सब ब्लेसिंग्स हैं मेरे गुरु की और बड़ों की और भगवान कृष्ण की। बेसिकली शुरुआत, मतलब मैंने जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की स्टार्ट किया था 2008 में, उससे पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। okay. मैं लोगों से इतना बात नहीं करता था। मुझे ऐसा मैं मतलब अपने आप पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। और मैं लो फील थोड़ा करता था। बट फिर 2008 में, उस समय मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, सेकंड ईयर मेडिकल कॉलेज, तो मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरी जो बुक थी वो कहीं मिसप्लेस हो गई थी। मेरे पिताजी ने कहीं रख दी या मम्मी ने कहीं सफाई में। तो मैं ढूंढ रहा था अपने घर में, कहाँ गई मेरी बुक, कल एग्ज़ाम है, उसको रिफ़र करना है। तो ढूंढते ढूंढते बुक तो हाथ नहीं है, पर भगवत गीता हाथ आ गई। दैट्स इंटरेस्टिंग। वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई। और वो भगवत गीता मुझे मेरे पिताजी को किसी ने गिफ्ट दिया था। तो पिताजी ने तो पढ़ी नहीं, मैंने पढ़ी। किस फॉर्म में थी वो, उसका हिंदी कन्वर्सेशन, हिंदी अनुवाद में था? हाँ, हिंदी अनुवाद था, भगवत गीता यथारूप। तो वो गीता में मैंने उस समय, क्या मुझे याद नहीं है, पर उस समय कोई मूवी आई थी जिससे भगवत गीता का कुछ इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया था, भगवत गीता बहुत अच्छी है। तो वो उसका इम्प्रेशन भी था। और फिर भगवत गीता हाथ में आई और फिर मैंने रैंडमली ऐसे भगवत गीता का पेज खोला। और जब पेज खोला तो मुझे 6ठे अध्याय का श्लोक पढ़ने में आया, जिसमें कृष्णा ये बताते हैं अर्जुन को। एक्चुअली अर्जुन क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई ऐसी साधना भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और फिर उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और उसने डिसकंटिन्यू कर दिया कोई रीज़न के, बैड हैबिट्स की वजह से, फिर से उसके रिसर्फेस हुए, फिर से डिस्ट्रैक्शन आया, उसने छोड़, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ये क्वेश्चन अर्जुन पूछता है और ये पेज मेरा सबसे पहला खुला। तो मेरे को क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो कृष्णा बोलते हैं, जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है, भक्ति प्रैक्टिस करता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। अगर उसने इस लाइफ में कोई रीज़न की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया, नेक्स्ट लाइफ में उसको फिर से चांस मिलता है। तो ये सुन के मेरे को तो और इंटरेस्टिंग जागरूक हुआ, क्योंकि हम थे मेडिकल फील्ड से और नेक्स्ट लाइफ में कोई चीज़ कंटिन्यू होती है, ये मेरे लिए शॉकिंग था कि नेक्स्ट लाइफ भी कुछ होता है, पास्ट लाइफ भी कुछ है। और ये बोल रहे हैं भाई नेक्स्ट लाइफ में शुरू से हम को सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, और यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं ये फिर से आगे कंटिन्यू होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उस रात मैंने पूरी वहाँ से आगे भगवद गीता पढ़ी। पहले 5 अध्याय मेरे से स्किप हो गए। बोला कृष्णा ऐसा क्या बोलना चाहते हैं? तो पढ़ते गया और फिर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम थी, तो मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं और इसमें इंटरेस्ट आ गया मुझे। तो एग्ज़ाम मेरा नेक्स्ट डे ख़राब गया। वहाँ से फिर मैं गया मंदिर प्रार्थना करने के, पास करवा देना ऐसा करके। कौन सी क्लास में थे आप उस टाइम? मैं सेकंड ईयर MBBS में था तब। 2008 के आसपास। तो
तो मंदिर में गया तो वहाँ मुझे एक डिवोटी मिले, उन्होंने मुझे मंदिर कौन से कहते हैं? हाँ, हमारा इस्कॉन टेम्पल है वहाँ इस्कॉन पर, में इस्कॉन कहते हैं। अहमदाबाद में। तो इस्कॉन मंदिर वहाँ गया तो वहाँ एक डिवोटी मिले मुझे, उन्होंने भगवत गीता कोर्स चल रहा है ऐसा बताया उन्होंने, तो मैंने उसमें रजिस्टर कराया, मुझे इंटरेस्ट लगा थोड़ा। और वो स्टार्ट कोर्स तब होने वाला था जब मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि आगे 2 एग्ज़ाम्स और थे। तो फिर उस बहाने मैंने उसमें रजिस्टर करा लिया, और फिर एग्ज़ाम के बाद मैंने कोर्स ज्वाइन किया, गीता अच्छे से समझा मैं, और फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो मैं पास हो गया। तो मेरे को और ग्रेटिट्यूड फील हुआ भगवान के प्रति, और इस तरह से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर गीता कोर्स अटेंड करना और इस तरह से। और फिर वहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें जानने मिली भगवत गीता पढ़ के, कि माइंड कंट्रोल कैसे करते हैं, और फोकस कैसे लाना चाहिए, डिटर्मिनेशन कैसे आना चाहिए, डिसिप्लिन कैसे लाना चाहिए, और क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है, वो सब चीज़ों का नॉलेज उसमें मुझे मिला। और फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। सुबह जल्दी उठने की आदत हुई। पहले हम रात को 3 बजे सोते थे, अब हम सुबह 3 बजे उठते हैं। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो धीरे धीरे 2000 फिर 14 में मैंने फिर डिसाइड किया कि ना आई हैव टू गिव माई लाइफ फॉर दिस पर्पस। होता क्या है ना, कि अभी जैसे आपने बोला नाइट में 3 बजे सोते थे, तो हम लोग के साथ भी ये इंसिडेंट होता है कि लाइक मेरे साथ ही, कि नाइट में आफ्टर वॉचिंग अ मूवी या कुछ भी देखने के बाद लाइक 4 या 4:30 या 5 बजे मैं किचन में एंटर करता हूँ, और फिर मम्मी भी एंटर करती है और बोले आज तो बहुत जल्दी उठ गया। तो यही रिस्पॉन्स देते हैं, अभी तक तो सोया ही नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो ये तो आई थिंक सभी की लाइफ हो गई आफ्टर कोविड। यस यस यस, कोविड के बाद तो काफ़ी चेंज हुआ। और कोविड के बाद मैं भी ऑनलाइन और कैमराज और ये सब में धीरे धीरे फिर इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि दुनिया ऑनलाइन जा रही थी। सो हमने भी सोचा कि ऑनलाइन थोड़ा कुछ करते हैं, और फिर तब से और थोड़ा चेंज आया कोविड के बाद एक्चुअली बहुत लोग की लाइफ चेंज हुई। और मेरी लाइफ भी काफ़ी चेंज हुई। पहले हमारा सेटअप कैसा होता था, हम गीता क्लास लेते थे, स्टूडेंट्स को बुलाते थे, ऑफलाइन होता था। पर अभी कोविड के बाद से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो सब जूम पर हमारे क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें, इवन अहमदाबाद और गुजरात के बाहर के भी कई सारे स्टूडेंट्स हमसे फिर कनेक्ट हो रहे हैं, और हम उनको गाइड कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। तो ऐसा भी स्प्रेड तो हो रहा है ये नॉलेज। आप बेसिकली अहमदाबाद की हो? हाँ, मैं अहमदाबाद से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप में अहमदाबाद। यहाँ अभी आप इंदौर में आए तो कैसा लगा आपको इंदौर? इंदौर अच्छा लगा। मैं सब जगह यही पढ़ा था, इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो इंदौर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और क्लीननेस वाकई मुझे यहाँ दिखी। और यहाँ की गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे इंदौर में दिखा, हर जगह यहाँ पर टेम्पल्स बहुत हैं। शिव जी के और हनुमान जी के खास मुझे दिखे मंदिर यहाँ। अच्छी चीज़ नोटिस करी। हाँ, बहुत दिखे। चौराहे पे ऐसे बहुत मंदिर है। इवन जिस होटल में मैं रुका हूँ उस लेन में, इस लेन में कितने सारे मंदिर है। शिव जी का मंदिर है, इधर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, आगे एक और मंदिर है, फिर भद्रकाली का मंदिर है। इतने सारे मंदिर दिखे वॉक्स में मेरे को। तो यहाँ मतलब प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी हर एक व्यक्ति के अंदर है, और हर एक व्यक्ति अवेयर है अपने रिलीजन, अपने धर्म को लेके। और यहाँ पे मैं इस ड्रेस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं लोग यहाँ पे। तो अच्छा है यहाँ का सिटी, मुझे आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। इंदौर इज़ वेरी नाइस सिटी। इतना अर्बनाइजेशन नहीं है, बट इट्स वेरी गुड सिटी। अहमदाबाद में बहुत अर्बनाइजेशन है, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खुल गए हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी कंपनियाँ और हाईवेज़ और बहुत सारे। बट यहाँ पर थोड़ा सात्विक थोड़ा दिखता है। जैसे आपने बोला ना कि यहाँ पे एक्चुअली स्पिरिचुअल बहुत कनेक्शन है, तो यहाँ पे हर एक इंसान की एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो उनकी फैमिलीज फॉलो करती आ रही हैं, वो भी कर रहे हैं। ट्रेडिशन कल्चर बहुत अच्छा है स्ट्रॉन्ग है, और वही उनको एक स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग देता है और चीज़ों को आगे बढ़ाता है। यस 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 यस। सो जैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी आपकी, सो लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया था? आई थिंक वो जो आपने इंसिडेंट बताया कि एग्ज़ाम वाला, तो उसके बाद तो मेरे को ऐसा कुछ लगा था कि कुछ तो हुआ होगा। यस, भगवद गीता पढ़ने के बाद हम लोग फिर चैंटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, माला जप करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर जब
घर पे उनको दिखा कि मैंने ऐसा चैंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली उनका रिएक्शन रहा पेरेंट्स का कि अभी से सब माला क्यों ले रहा है, और पढ़ाई इतना मेडिकल प्रैक्टिस उस पर ध्यान दे, उधर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा आगे। तो मैं बोला कि मेरा डिस्ट्रैक्शन फोकस मेरा अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है और मैं और अच्छे से पढ़ाई करूँगा, सो डोंट वरी। तो शुरुआत में वो एग्री हुए, फिर धीरे धीरे मेरा चैंटिंग में टेस्ट बढ़ते गया और 4 माला, फिर 6 8 माला। तो फैमिली में ऑब्जर्वेशन आता है कि अभी ज़्यादा टाइम जा रहा है इनका इधर, तो नेचुरली उनको थोड़ा ऐसा फियर जैसा रहा कि सब इसी में ही टाइम देगा तो पढ़ाई करेगा कब। तो बेसिकली जब हम चैंटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम बहुत सारी बैड हैबिट्स से और टाइम वेस्टर एक्टिविटीज़ से फ्री हो जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, कुछ भी हमारा लॉस नहीं होता है। लॉस सिर्फ यही होता है कि हमारी बैड हैबिट्स को हम मिस करते हैं, और जहाँ टाइम हमारा बहुत वेस्ट होता है वो टाइम हमारा बच जाता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। तो अभी क्या दूसरों को ये दिखता नहीं है, दूसरों को ये दिखता है कि ये भक्ति में और माला में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बट एक्चुअली जहाँ हम गलत कार्य में और गलत चीज़ों में जहाँ हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, वही टाइम हम अभी निकाल के स्पिरिचुअलिटी में लगा रहे हैं। बाकी जो रेगुलर रूटीन काम से वो तो चल ही रहे हैं, वो कहीं स्टॉप नहीं हुए मेरे। सो मैं अपना पढ़ाई भी की, अच्छे मार्क्स हैं, एंड इट्स एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट लोगों को ऑब्जर्वेशन में ये आता है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम में दिया है और ये कम टाइम है। इसमें होता क्या है ना कि हम क्या सोचते हैं, या लोग क्या सोचते हैं कि जैसे 1 घंटा हमने चैंटिंग में या मंत्रा चैंटिंग में दे दिया तो हमारे 23 घंटे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। बट हमने वही 1 घंटा कोई गंदी मूवी देख ली, या कुछ अनाप शनाप हमने कंज्यूम कर लिया, तो हमारे 23 घंटे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 100% गारंटी है एक ना एक बंदे से हमारी बहस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव चला गया है, और वही फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगा, भले वो पेरेंट्स के साथ हो, दोस्त के साथ हो, भाई के साथ हो, किसी न किसी के साथ निकलेगा। बट हमने अपना मंत्रा चैंटिंग किया, माइंड स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, और एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाती है, और हम राइट एक्सपेक्टेशन, राइट मूड कैरी करते हैं अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में, सब जगह। तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे मैंने बताया ना कि एक भी अगर झगड़ा हो गया किसी से भी, और वो अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आफ्टर मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ वो इंसान के माइंड में रहता है कि इसने मेरे को ये शब्द बोला था इस टाइम, तो उसके बाद में इफेक्ट पड़ता है, और फिर यहीं से आप कर्मास बिल्ड करते हैं, और एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। एक्चुअली रिवेंज वाला जो मूड अंदर आ जाता है ना, वो इंसान को खा जाता है अंदर से। और जनरली कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में कि 3 प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सुने होंगे लोगों ने, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कृष्णा रेकमेंड करते हैं कि व्यक्ति को एटलीस्ट सत्वगुण में रहना चाहिए अगर उसको ये सारे प्रॉब्लम से फ्री होना है। तो सत्वगुण मीन्स सुबह जल्दी उठना, डिसिप्लिन फॉलो करना, और अपना रूटीन जो टास्क है उसको करना, एंड ऑल द सात्विक थिंग्स, सात्विक फूड आ गया मेन, सात्विक आहार आ गया, सात्विक लाइफस्टाइल आ गई, और सात्विक एसोसिएशन, गुड पीपल, गुड फ्रेंड्स, माइंडलिटी मिलनी चाहिए, गंदी बात, बिचिंग नहीं, गॉसिपिंग नहीं, ये सब सात्विक चीजों में आता है। सत्वगुण कृष्णा हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं, सत्वगुण एक एयरपोर्ट की तरह है, ओके, जहाँ पे भक्ति की फ्लाइट उड़ती है। व्यक्ति जब तक सत्वगुण में नहीं रहेगा तब तक वो 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो वो फ्लाइट एयरपोर्ट से ही मिलेगी। कोई ऐसा नहीं बोल सकता घर पे फ्लाइट आनी चाहिए, मैं छत ऊपर से सीढ़ी वो रस्सी फेंकेंगे और मैं सीधा फ्लाइट में चढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो घर पे बैठना मतलब रजोगुण, और घर पे अम्बल यानी सत्यता पे जो चीजें चल रही हैं उनको एक्सेप्ट करना। अब रजोगुण मेरे हिसाब से जो लोग राजाओं महाराजाओं की चीजें, राजस्वी चीजें, पैशनेट चीज, पैशनेट, इंटेंस डिजायर, पैशन जिसके अंदर होता है बहुत सारा, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, प्रैक्टिकली वो ब्लाइंड हो जाता है। इतना वर्कहोलिक जो लोग होते हैं, दिन रात उनको सिर्फ मेहनत करनी है। क्यों करनी है?
क्या उसका आउटकम है नहीं पता है, हमको बस मेहनत करनी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए या एक वेल्दी लाइफ जीने के लिए थोड़ा दिखावा करने के लिए, है ना, सोशलाइज करने के लिए कि मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। सो ये सब हमारा रजोगुण में आता है। और रजोगुण जो फूड हम अगर बोले आहार कौन कौन से होते हैं, ज़्यादा तीखा मसाला खाया हुआ और तला हुआ, ओके, जंक फूड, जंक फूड की कैटेगरी में रजोगुण में आते हैं। प्रिजर्वेटिव फूड्स, एक्सेस सॉल्ट हो गया उसमें, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स आ गए, और अपने सत्व में देखे तो फ्रूट्स हो गए, अपने वेजिटेबल्स हो गई, अनाज, गेहूं, दूध, दाल, पल्सेस, प्रोडक्ट्स सारे जो नेचर ने हमारे लिए प्रोवाइड किए, जो ह्यूमंस के लिए नेचुरल आहार है वो। इसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, जो एक टाइम लिमिट तक हो, जिसको हम अगर फ्रूट्स हो तो 24 आवर तक हम पहले कंज्यूम कर ले, आफ्टर नहीं, जैसे फ्रूट्स का रहता है 7 दिन के अंदर कंज्यूम करना फार्म से आने के बाद, है ना। और जैसे अपना वेजिटेबल्स या पल्सेस हो गए, उनकी भी एक लिमिटेशन रहती है, अगर हम उसको उस टाइम के अंदर यूज करें तो बेटर है, नहीं तो फिर वो अपने रजोगुण में आ जाएगा, प्रिजर्वेटिव ऐड हो जाएंगे उसमें 6 मंथ और 1 ईयर के उसमें। तो एक्चुअली हमारा आहार, हमारा जो अन्न है वो डायरेक्ट उसका रिलेशन है हमारे मन से, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर आप रजोगुण आहार खाएंगे तो आप रजोगुण व्यक्ति हो जाएंगे, सत्वगुण आहार खाएंगे तो सत्वगुण व्यक्ति होंगे। इवन यही नहीं, कौन व्यक्ति उसको बना रहा है, वो अगर रजोगुण भाव से बना रहा है वो भी उसके अंदर चले जाएगा, और वो हम खाएंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। तभी बोलते हैं कि घर का खाना इज बेस्ट, क्योंकि हमारी जो मदर बनाती है वो अच्छे भाव से बनाती है, माँ के हाथ का खाना। यस, और वहीं हम माँ हमको सर्व करती है और होटल में वेटर सर्व शेफ करता है, वो भी स्माइल करता है, माँ भी स्माइल करती है, बट डिफरेंस है, वो आर्टिफिशियल है। हाँ, और उसका माइंडसेट कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो सिर्फ एक अपनी सेल बेस पे कर रहा है, और कि उसके अगर गुस्से में उसने खाना बनाया, आक्रोश में, तो वो आई थिंक फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, वो फीलिंग उस खाने में जाएगी और वो खाने के थ्रू हमारे अंदर आएगी, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए कृष्णा बहुत जगह पर भगवद गीता के 3rd चैप्टर में, 17 चैप्टर में बताते हैं कि खाने पे बहुत चीज़ें बोली है कृष्णा ने, और क्वालिटीज भी बताइए कि सत्वगुण आहार कैसा होता है, रजोगुण आहार कैसा होता है, तमोगुण आहार कैसा होता है, वो क्वालिटीज भी कृष्णा बताते हैं। और ये तो ठीक है, 3 गुणों वाली बात हुई। और कृष्णा बोलते हैं, 3रे अध्याय में कृष्णा बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी आहार आप लेते हो, मुझे पहले ऑफर करो, मुझे पहले भोग लगाओ, तो उस आहार में जो भी दोष है उसको मैं ले लेता हूँ, और आपको उसको बोलते हैं प्रसाद। तो वो प्रसाद जब हम लेंगे तो हम 3 गुणों से ऊपर उठेंगे, सत्वगुण से भी ऊपर उठ जाएंगे हम। तो इसलिए कृष्णा रेकमेंड करते हैं कि जो भी आप खाएं मुझे अर्पण करके खाएं, और ये भी बोलते हैं कृष्णा, जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता है वो सिर्फ पाप खा रहे हैं। फिर भले आप वेजिटेरियन हैं, भले आप बोले कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, आप अगर कृष्णा को ऑफर नहीं कर रहे हैं, एज पर भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 13, उसमें बोलते हैं कि आप यदि मुझे ऑफर करके नहीं खा रहे हैं तो आप पाप खा रहे हैं। तो कृष्णा बोल रहे हैं, आप मुझे कोई भी चीज़ खाओ, मुझे ऑफर करो, मैं उसमें से सारा पाप ले लूँगा और आपको प्रसाद दूंगा। तो हम कैसे डेली लाइफ में नॉर्मल इंसान कैसे कर सकता है, लाइक वो अपना लंच ले रहा हूँ या डिनर ले रहा हूँ तो मन में याद करे? नहीं, एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर्स में प्रॉपर प्रोसेस बताया है कि कैसे हमें भगवान को भोग ऑफर करना चाहिए। और वो प्रोसेस सिंपल है, 5 मिनट लगते हैं उसको रखना है, कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है, हर एक फूड आइटम में तुलसी पत्ता रखना है, मंत्रों का उच्चारण करना होता है, फिर 10 मिनट उसे रखना होता है, फिर हमें लेना चाहिए। तो ऐसे जब भी आप मॉर्निंग में जाए, अपना लंच बने तो लंच पहले कृष्णा को घर पे ऑफर करके फिर उसको पैक करें, फिर उसको ले जाएं। अगर हम मासेस की बात करें, ये प्रोसेस तो नहीं फॉलो करेंगे, घर पे किया जा सकता है क्योंकि ये जस्ट 10 मिनट्स की एक्टिविटी है। और किसी लोगों के लिए अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है अगर, तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में वो मन से ऑफर करके, प्रे करके और ग्रैटिट्यूड भाव रख के उसको फिर ग्रहण। बहुत लोगों को देखा ये मन से तो करते ही करते हैं, बट ये सही रहता है कि नहीं रहता है एवरी टाइम? हर टाइम सही नहीं रहता है, वो इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम भी ट्रैवल करते हैं। हाँ। और कई बार ट्रेन में ट्रैवलिंग रहता है और कई बार हमारे पास कुछ आहार नहीं है तो हम फ्रूट्स लेते हैं और फ्रूट्स हम मन से फिर कृष्णा को ऑफर करते हैं
ऑफ कोर्स उस समय हमारे पास कोई सामग्री कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं, बट मन से ऑफर करते हैं। तो कृष्णा क्या बेसिकली भाव ग्रहण करते हैं। ही इज़ नॉट आफ्टर आवर ऑफरिंग्स, ही इज़ नॉट आफ्टर ऑल दोज रिचुअल्स। उनको, उनके पास करोड़ों करोड़ों सर्वेंट्स हैं उनको बेस्ट फूड देने के लिए। उनको हमारे फूड की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हमारे पैसों की, हमारे चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डिमांड इसलिए कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए। हमें कृष्णा की ज़रूरत है, हमें भगवान की आवश्यकता है। तो वो बता रहे हैं कि कैसे आप इससे कर सकते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में फिर हम मन से ऑफ़र करते हैं और कृष्णा उस भाव को देखते हैं, उस भाव को लेते हैं। एक्चुअली कृष्णा बोलते हैं आप मुझे ऑफ़र कर रहे हो, सही बात है, बट ऑफ़र मी विथ लव एंड डिवोशन। चैप्टर 9 कृष्णा बोलते हैं आई एम नॉट आफ्टर द ऑफरिंग्स, आई एम आफ्टर योर लव। कृष्णा के पास सब कुछ है, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर है। आप क्या उनको भोग लगाओगे? सही बात, सब कुछ उनके अंदर है, हम कुछ भोग नहीं लगा सकते। बट कृष्णा के पास एक चीज़ नहीं है, दैट इज़ अवर हार्ट। वो चाहिए उनको। और वो कैसे हम उनको ऑफ़र करते हैं, कृष्णा बताते हैं कि आप इस तरह से मुझे ऑफ़र करो, मुझे फूल ऑफ़र करो, मुझे फल ऑफ़र करो, मुझे इवन पानी या कोई पत्ता ऑफ़र करो, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, बट इट शुड बी विथ लव एंड डिवोशन। चैप्टर 9 में कृष्णा ये बोलते हैं। और तो 4 चीज़ें कृष्णा उसमें बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ओके, पत्रम मीन्स कोई पत्ता, पुष्पम यानी कि कोई फूल, फलम यानी कोई फल, और तोयम मीन्स वाटर। ओके, तो ये 4 चीज़ पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मिल जाएगी आपको। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको लेके कृष्णा को ऑफर कर सकता है, बट प्रेम और भक्ति भाव से। और कृष्णा उसको एक्सेप्ट, और कृष्णा ने अगर आपका ऑफरिंग एक्सेप्ट कर लिया, आपका लाइफ सक्सेस, आपका लाइफ सक्सेस। सो और बाकी दूसरे प्रोसेस में क्या है, बहुत सारे वो विधियों का पालन करना होता है और शुद्ध ब्राह्मण होने चाहिए, मंत्रों का उच्चारण। ये कृष्णा बोल रहे हैं नहीं, इट शुड बी विद लव एंड डिवोशन। रिचुअल्स आर ऑल एक्सटर्नल्स, प्रेम और भक्ति भाव है, आई विल एक्सेप्ट। अब होता क्या है कि बहुत लोग ये देखते हैं कि यार हम लोग ये फोकट के खाने की बातें में क्यों बातें कर रहे हैं, खाना तो जाना है, बनाना है, खाना है, ये मम्मी देगी तो खा लेंगे। बट द थिंग इज दैट ना, हमने अभी यही डिस्कस किया, जैसा अन्न वैसा मन। अभी सत्वगुण तमोगुण की हमने बात करी। अगर आपने ग्रहण कर लिया तामसिक फूड, दैट मीन्स जो तमस से भरा हुआ है, जो नॉन वेजिटेरियन, मांस, मदिरा, मच्छी, जितने भी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स है, चीज हो गए, जो सब, तो आप 100% देखना, कोई भी क्लबिंग करने के बाद लड़ाइयाँ होती है कि नहीं, आप हिस्ट्री है ये। yes. एक बार नहीं होगी, दूसरी बार 100% होगी, आप दोस्त में ही लड़ जाओगे। इवन नॉन वेज खाने वाले लोग को आप अगर इंटरव्यू लोगे, मैक्सिमम मतलब 95% केसेस जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको हमेशा गुस्सा आता है, क्योंकि वो वायलेंस से बना है वो पूरा खाना। डेड एनर्जी है किसी की, तो मरी हुई एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। तो फिर एक्चुअली ऐसा पता है कि जब हम किसी पशु को मारते हैं, कोई भी पशु उसको मारते हैं और जस्ट मारने वाला होता है, उस समय उसके बॉडी में एक इंटेंस हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं, डर का, मतलब डर का, वो फीलिंग, और वो हार्मोन्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं। तो वो सब उस आहार में जाता है, वही एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, और वो वो व्यक्ति को एग्रेशन बनाता है, व्यक्ति को गुस्सा दिलवाता है। और फिर इंसान बोलता है कि मैं शांत नहीं बैठ पाता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा थॉट चलते हैं, विचार चलते हैं, ये होता है, वो होता है। तो सब चीज़ इसका ये रीज़न यही है, फूड यस। सो आई थिंक ये डिस्कशंस तो लोगों को सुननी चाहिए। रीज़न कि मेन आजकल का आहार बहुत गंदा हो गया है, सब मॉडर्नाइजेशन हो गई है, सब लोग मनी कितना कमा सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, है ना। तो इसमें जो फिर इम्प्योरिटीज चीज़ बहुत ज़्यादा मिला देते हैं हर कोई। आप जैसे मार्केट में जाओ, हर जगह हर चीज़ में पाम ऑयल मिलेगा। पाम ऑयल क्यों डालते हैं? सस्ता पड़ता है। तो हमारा आहार बहुत खराब हो गया, अशुद्ध हो गया, और पाम ऑयल हमारे बॉडी के अच्छा नहीं है ना। तो ये चीज़ें हो गई है। बट इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी लाइफ कैसे मेंटेन करते हो? इन टर्म ऑफ फूड हो गया, आपका डेली रूटीन हो गया, वो कैसे होता है? देखिए, हमारे इस्कॉन सोसाइटी में
एक कंसेप्ट है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ओके। तो हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, इनका नाम है AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी। तो हाँ, तो प्रभुपाद जी ने हमको ये कंसेप्ट सिखाया है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो सिंपल लिविंग यानी कि जितना आवश्यकता है उतना कार्य करो। ओके। और फिर बाकी का समय हाई थिंकिंग में लगाओ। हाई थिंकिंग मीन्स स्पिरिचुअलिटी। अभी के लोग क्या कर रहे हैं? हाई लिविंग, सिंपल नो थिंकिंग। नो थिंकिंग। सिंपल भी छोड़ो, नो थिंकिंग। नो थिंकिंग, थिंकिंग है ही नहीं। प्रैक्टिकली एनिमलिस्टिक लाइफ लोग जी रहे हैं। ओके। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कंसेप्ट में ये है कि शिला प्रभुपाद ने ये बताया कि हर इस्कॉन सेंटर के एक फार्म होने चाहिए, खुद के फार्म्स, जहाँ पर वो अपने सब्जियाँ, फूल और पल्सेस सब खुद उगाएं। दैट्स ग्रेट। क्योंकि फिर जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी वो उसका यूज ही नहीं होगा। यस, नेचुरल चीज़ें तो खुद हम उगाएं, दैट विल बी ऑल ऑर्गेनिक फूड। तो वो सारी चीज़ें, इवन काउ प्रोटेक्शन और गौशाला, ये सब भी मेंटेन वहाँ होता है। काऊ का जो डंग है वो हमारा खाद में लग जाएगा। गाय का दूध है, उससे बहुत सारे प्रिपरेशंस बनेंगे, मिठाइयाँ बनेगी, स्वीट्स, बहुत सारी चीज़ें, पनीर, दही, सो मेनी थिंग्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स है। आज मैक्सिमम 90% प्रोडक्ट्स जो होटल रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं वो सब डेयरी प्रोडक्ट्स ही है। चीज़ ले लो, पनीर ले लो, कुछ भी है, पिज़्ज़ा है, जो भी, सब में डेयरी प्रोडक्ट्स लगता है। तो उसके लिए काउज हैं। और फिर उस फार्म में हम अपने फ्रेश फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब उगाएं। और वो चीज़ फिर हम हमारे जो सिटी में जो टेम्पल्स हैं वहाँ के डिवोटीज़ के लिए हम खुद कुक करें, वहाँ भगवान को भोग लगाएं और फिर हम लें। तो इस तरह से श्रीला प्रभुपाद ने हमको ये कंसेप्ट दिया है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का। और प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है और गाय हैं, आपकी सारी नीड पूरी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये 2 चीज़ है ना, आपके पास सब कुछ है। अगर आपको कपड़े चाहिए, कॉटन उगा सकते हो। आपको अगर बीमारी है तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हो। आपको खाना है तो सब हो जाएगा अरेंज, उगा सकते हैं आप खुद। और क्या चाहिए? बस तो आप घर बनाना है, झोपड़ी वाला घर है, उससे भी आपको बहुत सारे पेड़ और वो सब, उस घास फूस से आप घर बना के रह सकते हैं। बाकी सब आर्टिफिशियल है, मोह माया है। मोह माया, बाकी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। वो नीड क्रिएट की गई अभी सोसाइटी के अंदर। बिजनेसाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट से लोगों को दिखाते हैं कि ये आपको नीड है, दे आर क्रिएटिंग, बट एक्चुअली वो हमारी एक्चुअल नीड नहीं है। आप मॉर्निंग में दातुन भी कर सकते हो, बट कोलगेट की ऐड दिखा के आपको मॉडर्नाइजेशन का फॉर्मेट दिया गया है ना। और उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ जरूरी लगता नहीं, आप नॉर्मल कुछ भी खा सकते हो, बट क्यों केलॉग्स की एडवर्टाइजमेंट करके कि बेस्ट ब्रेकफास्ट है। तो बेसिकली अभी के जो मार्केट एडवर्टाइजमेंट जो लोग हैं, वो लोगों को नेचर से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। दूध कहाँ से मिलता है? गाय से नहीं मिलता है दूध, ये कंपनी देती है ना। दातुन फ्रेश मिल्क यही कंपनी देती है, और टैग भी, नाम भी है फ्रेश मिल्क। सब्जी कहाँ मिलती है? ये मॉल में मिलती है। उसको ये नहीं सिखाया जाता है सब्जियां जो हैं वो खेत में उगती है और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, वो नहीं दिखाया जाता है ना, वो सब कवर अप किया जाता है। तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि नेचर कैसे हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रही है। लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं नेचर से, प्रकृति से। आर्टिफिशियल लाइफ सब लोग जी रहे हैं, इसलिए लोग फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, और इसलिए अनसेटिस्फाइड है लोग। क्योंकि मदर से अगर बच्चे को अलग कर देंगे तो बच्चा कभी खुश नहीं रहेगा। तो नेचर से कनेक्ट करना है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ओके। हाई थिंकिंग तो रही नहीं ना आजकल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गया है। हाँ। तो हाई थिंकिंग तो अब दिमाग तो लगा ही नहीं रहा, इसलिए नो थिंकिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। तो अब रियल में नो थिंकिंग हो चुका है। पहले थोड़ी बहुत थिंकिंग होती थी अब वो भी चली गई। मोबाइल ने तो पूरा थिंकिंग ही ले लिया है, सब कुछ है ना, सब स्मार्टनेस मोबाइल में आ चुकी है, माइंड में रही नहीं। राइट। तो इसलिए और हाई थिंकिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जितना आवश्यक है हमारे बॉडी और आत्मा को एक रखने के लिए उतना ही कार्य करें हम, और बाकी का जो समय बचा है वो हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में लगाना चाहिए।
वो हाई थिंकिंग है, और उसी से मनुष्य जीवन का सफलता प्राप्त होता है, और वही एक्चुअल गोल है ह्यूमन लाइफ का। ह्यूमन लाइफ का गोल ये नहीं है कि कैसे अच्छे से खाएं, कैसे अच्छे से रहें, कैसे अच्छे से फैमिली मेंटेन करें। ये गोल्स नहीं है, ये नीड है जिसको फुलफिल करना है। ये सब एक टूल है बट गोल नहीं है। इन सब टूल्स को हमें यूज़ करना है हमारा गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज़ टू प्लीज़ कृष्णा, टू सर्व कृष्णा। अगर मैं टूल को ही गोल बना दूंगा तो मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो टूल्स को हमें यूटिलाइज करना है गोल को अचीव करने के लिए, टूल्स को हमें गोल नहीं बनाना है। तो आज लोगों ने टूल्स को गोल्स बना दिए हैं, इसलिए बहुत बड़ा टूल्स के सेटिस्फैक्शंस को, इंद्रियों के सेटिस्फैक्शंस को गोल बना लिया। तो लाइक हमारे जो आँख कान जो भी हमारे इंद्रियां होती हैं, है ना, तो बस उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए लोग जीवन जी रहे हैं। बट आप कह रहे हो कि जीवन क्यों जीना है? प्रभु पाने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, टूल्स को यूज करो उनको प्राप्त करने के लिए। तो टूल्स को हम यूज कर रहे हैं, गोल्स बना के टूल्स को यूज कर रहे हैं हम, और उस वजह से सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा। उससे जो लग रहा है ना मुझे, सो कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिल रहा है, वो इल्यूजनरी हैप्पीनेस है। क्यों इल्यूजनरी है? क्योंकि वो कुछ ही समय के लिए रहती है। पहले आँख से देखते तो वो सेटिस्फाई, सूंगा फिर वो सेटिस्फाई, कान से सुना तो वो सेटिस्फेक्शन मिला, है ना, फिर खाया, जीवान को अच्छा लगा तो वहां से सेटिस्फेक्शन। तो प्रैक्टिकली हम देखें पशु भी यही कर रहा है। सही बात है। वो भी कैसे खाना खाना है, ये चीज महाभारत में ये चीज बताई है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें कॉमन है ह्यूमंस और एनिमल्स में। ओके। आहार मीन्स खाना, आहार निद्रा मीन्स सोना, भय मीन्स फियर, और मैथुन मीन्स एंजॉयमेंट, सेक्स बोलने। तो ये 4 चीजें ह्यूमंस और एनिमल्स में कॉमन है। आप देखो ये 4 चीजें एनिमल्स हमसे ज़्यादा बेटर करते हैं। अगर आप हाथी और मनुष्य का कंपटीशन रखो खाने में, कौन जीतेगा? एलिफेंट जीतेगा। फिर स्लीपिंग, पोलर बियर और मनुष्य का कंपटीशन रखो सोने में, कौन कितना लंबा और सो पोलर बियर 2 से 3 महीने सो जाते हैं। अपन पांडा का भी एग्जांपल लेते हैं, पढ़ रहते हैं एक जगह पे एक ही लाइफस्टाइल रहती है, खाना सोना, खाना लंगोट लगा के सो जाना। फिर तीसरा है डिफेंडिंग, मतलब अपने आप की रक्षा करना। तो आज हम ये पशु लोग कैसे रक्षा करते हैं अपनी? उनके पास दांत है, उनके पास नाखून है, शैल है, टर्टल्स देख लें हम। और हम लोग कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री बना के, कॉन्टेक्ट्स बना के। मनुष्य का गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा अब जैसे हम जानते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में यूज होता है, और उसमें भी फिर फर्दर गारंटी नहीं है कि किसको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। और इतना सिक्योरिटी और वो सब रखने के बाद भी रात को व्यक्ति को नींद नहीं आती, सोचता है कि मेरे को कोई चोरी कर लेगा, कुछ इधर उधर हो जाएगा। उसको सोने के लिए रात को दवाई चाहिए, पिल्स। कौन सा पशु रात को सोने के लिए दवाई लेता है? कौन सा पशु सुसाइड करता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड जो गधी थी वो मेरे को छोड़ के चले गई, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। आज मेरा जॉब, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे को स्ट्रेस और डिप्रेशन। ऐसा मनुष्य को होता है, किसी पशुओं को नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग अभी हम लोग उन पशुओं से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको है। पशुओं की लाइफ में ना अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, ना करप्शन का प्रॉब्लम है, ना टेररिज्म का प्रॉब्लम है, न पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स हमको ही क्यों हैं? अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर हम इतने स्मार्ट हैं, तो क्यों हमारे पास इतनी प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अगर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं तो वी आर एज गुड एज एनिमल्स। तो हम डिज़र्व नहीं करते ह्यूमन लाइफ फिर जीने के लिए, और इसलिए डिज़र्व नहीं कर रहे हैं पर फिर भी जी रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए प्रॉब्लम्स है। अगर कंपनी का कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई क्लर्क मिस्टेक करता है तो ठीक है, उसको छोड़ दें, थोड़ा कुछ सैलरी काटते हैं, बट उसी कंपनी का CEO अगर मिस्टेक करता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पूरी कंपनी ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं की तो जॉब ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी
पोस्ट के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वहाँ पर फिर मिस्टेक्स भी बड़ी होती है। ऐसे ह्यूमन लाइफ सबसे बेस्ट स्पीसीज मानी गई है। 84 लाख स्पीसीज होती है एज पर आवर स्क्रिप्चर्स। 84 लाख स्पीसीज में ह्यूमंस सबसे बेस्ट और इवॉल्व स्पीसीज बोली गई है। तो बेस्ट और इवॉल्व मीन्स उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं और हम एनिमल्स की तरह जी रहे हैं तो हम डिज़र्व नहीं करते हैं वो लाइफ जीने की। और इसलिए इतने सारे एडवांसमेंट होने पर भी हम लोग प्रॉब्लम्स में हैं, हम लोग एंजाइटी में, हम लोग स्ट्रेस में हैं, हम लोग डिप्रेशन में हैं। हमें सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स एनिमल्स को नहीं है, कोई स्पीसीज में नहीं है। किसी भी स्पीसीज को आप किसी को भी इमरजेंसी नीड है, हॉस्पिटल है, इधर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमने क्रिएट किए ये सब, क्योंकि हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके, ह्यूमन लाइफ लेके उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने गोल क्या बना दिया है कि ईटिंग को अच्छा कैसे करना है, स्लीपिंग को अच्छा कैसे करना है, डिफेंडिंग को अच्छा कैसे करना है, एंजॉयमेंट को अच्छा कैसे करना है। ये 4 चीज़ों को ही मेंटेन कर रहे हैं हम। अभी आप लोग बोलोगे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने इतना बनाया, हमने इतना मेडिकल फील्ड में तरक्की किया है, हमने कम्युनिकेशंस और इतने मोबाइल्स और इसमें किया है। तो एक्चुअली आप देखो, ये सारे जो हमने एडवांसमेंट किए हैं, वो एडवांसमेंट करने के बाद उसका पर्पस क्या रहता है? उस एडवांसमेंट करके हमने पैसे कमाए, एडवांसमेंट करके हमने लोगों की हेल्प की, बट वो पैसे कमाने के बाद, लोगों की हेल्प करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली हम चाहते हैं हमारा खाना अच्छा हो, हमारा घर अच्छा हो, यानी अपने आप को प्रोटेक्शन देना, हमारा एन्जॉयमेंट लाइफ चलता रहे और हमारा सोना अच्छा हो। तो बेसिकली इतना सारा एडवांसमेंट करने के बाद भी एंड में हम ये 4 चीज़ें ही कर रहे हैं। बाकी सब ये सब अलग अलग तरीके के, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मेडिकल एडवांसमेंट और कम्युनिकेशन एडवांसमेंट और ये सब चीज़ें की, दैट इज़ ठीक है, बट वो एडवांसमेंट के साथ कितने दूसरे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं वो नहीं देख रहे हम। लोग बिना एआई के भी जीते थे, बिना ऑनलाइन, बिना इंटरनेट की भी दुनिया चलती थी, बिना स्मार्टफोन। अभी तो लोग सोच रहे हैं मैं स्मार्टफोन को गिव अप कैसे करूं। ऐसे ऐसे लोग आ गए। आगे चल के ऐसा होगा कि स्मार्टफोन से जो बीमारी होती है उसके अलग डॉक्टर्स होंगे, वो एक नया फील्ड क्रिएट होगा। जी, मैंने एक रील देखी थी, उसमें क्या था कि एक बच्चा हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, उसका कुछ ऑपरेशन था और उसके हाथ में मोबाइल और वो गेम खेल रहा था। लेटा हुआ, उसको अगर मोबाइल छीन ही नहीं सकते आप उससे, अगर वो छीनेंगे तो ऑपरेट नहीं करने देगा अपने आप को। तो उसकी शर्त यही थी कि मेरे को मोबाइल गेम खेलूंगा तभी ऑपरेशन होगा। और वो जो रील देखी ना, दिमाग खराब हो गया था। तो आप देख सकते हो, आप सही बोल रहे हो कि ऐसी कुछ ना कुछ तो लोगों ने टूल्स को गोल्स बना दिए और टूल्स को गोल बनाने के चक्कर में वो लोग प्रैक्टिकली एनिमल्स की तरह लाइफ जी रहे हैं। जैसे महाभारत बताती है, 4 चीजें ही कर रहे हैं व्यक्ति। तो जो हमारी जो इंद्रियां हैं, लाइक उसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम उसको सेटिस्फाई उससे हमारा नज़र ही हट जाए तो हम वो कैसे कर सकते हैं कि ऊपर गोल बनाना, टूल्स की हेल्प से गोल को अचीव करना, वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले नॉलेज की आवश्यकता है इसमें। सबसे पहले लोगों को बताना है कि रियल गोल क्या है। उसको पहले ये बताना है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो रियल गोल नहीं है। हमें जो हम कर रहे हैं उसको एज अ टूल बनाना है और रियल गोल क्या है वो हमें उसको बताना है। तो रियल गोल ह्यूमन लाइफ का है कि ये बर्थ डेथ की प्रॉब्लम्स और इसके चक्कर से बाहर निकल के भगवान के धाम जाना, ये मनुष्य का रियल गोल है। और जो भी चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। रियल गोल अगर हम बोले, देखा जाए कि भगवान को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। अब भगवान के बारे में अगर कोई सोचता है तो कास्ट आ जाती है, ठीक है। सब कास्ट के अलग अलग लॉर्ड्स और डाइटीज रहते हैं। वो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का है, कोई भी कास्ट का है, अगर वो उसके धर्म, उसके कास्ट और उसके स्क्रिप्चर्स को अच्छे से फॉलो करता है, ही विल अचीव परफेक्शन। ओके।
अच्छे से फॉलो करना, दैट मीन्स कि जो उनके स्क्रिप्चर्स में जो दिया है उनको वो एज इट इज फॉलो करे बिना कोई मैनिपुलेशन के, और अच्छे एसोसिएशन में रहें, क्योंकि उसको फॉलो करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें वैसे लोग की आवश्यकता है। अकेला व्यक्ति उसको सेल्फ इंस्पायर्ड होकर लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छा संग चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए। ये दो चीज़ से व्यक्ति को पता चलता है कि रियल गोल क्या है। जब उसको पता चलता है रियल गोल क्या है, जब उसको प्रैक्टिस करता है, तब वो उस इंद्रियों से और डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से बच पाएगा, क्योंकि उसको हायर गोल मिल गया ना। जब तक उसको वो हायर, जब तक आप 5 स्टार होटल का पुलाव नहीं खाओगे, आप लारी का दाबेली गिव अप नहीं कर पाओगे। आप बोल रहे हो उसको लारी का जो दाबेली है उसको भी गिव अप कर, और वो भी नहीं दे रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो हायर टेस्ट मिलना चाहिए व्यक्ति को। कहने का मतलब ये है कि अपनी जो इंद्रियां है ना, वो समेट के 1 घंटा एक जगह पे देना है। ठीक है, वो हमने दे दिया को अचीव करने के लिए। हाँ, हमने वो दे दिया 1 घंटा। हाँ। तो हमारी जो इंद्रियां है ना, वो भटकेगी नहीं। हाँ। अगर कोई लड़की जा रही है तो ये नॉर्मल इंसान पूरे पलट के देखता है, उधर पे ये होगा कि है ना लड़की है, इधर सामने देखना। यस, है ना। तो अगर टेस्टी खाना बना हो तो पानी आ जाता है मुंह में, बट वो फोकस वहां लग गया तो जो हमारा ठीक है खाना ही तो है मिलेगा ना, तो लोअर टेस्ट अपने आप गिव अप कर लोगे आप। सही बात तो है। हायर टेस्ट नहीं दोगे लोगों को, लोअर टेस्ट गिव अप नहीं कर पाएंगे, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि जीवात्मा जीवात्मा जो है वो टेस्ट के लिए अल्टीमेटली भाग रहे हैं। उसको अल्टीमेटली चाहिए वो टेस्ट, वो आनंद। आनंद के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। आज आप पॉडकास्ट क्यों करें? आपको आनंद है। और लोग आज इतना टेक्नोलॉजी ये सब क्यों करें? क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का गोल है उनको आनंद में रहना है, हैप्पीनेस फील होती है। तो व्यक्ति के तरीके अलग अलग होते हैं हैप्पीनेस लेने के, बट गोल ये है हाउ टू बिकम हैप्पी। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। तो जब हायर लेवल का हैप्पीनेस लोगे तब लोअर लेवल का हैप्पीनेस वो गिव अप कर पाएंगे। नहीं तो लोग आर्टिफिशियली अभी क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, बट उसको पॉजिटिवली कहाँ इंगेज करना ये लोगों को नहीं पता है। नहीं पता। एग्जाम्पल, कुछ टेस्टी फूड खाना है तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर शहर के बाहर जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे बर्बाद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे वापस आ जाएंगे। तो एक छोटे से सेटिस्फैक्शन के लिए 3 से 4 घंटे बर्बाद कर लिए बस। उसको अगर वही चीज़ हायर एनलाइटमेंट के लिए जाना चाहे तो वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इतने अच्छे मंत्रास का चैंट कर सकते हो जो आपको आगे आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइट है ना। आपके पर्सनल या आपका प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव होगा, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए हो तो उससे डबल इफेक्ट मिलेगा। तो लोगों को ये सिर्फ 2 चीज़ की कमी है, नॉलेज और एसोसिएशन। ये 2 चीज़ जब लोगों को मिलेगी, प्योर नॉलेज और प्योर एसोसिएशन, तब लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तब लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक ये 2 चीज़ आप नहीं दोगे लोगों को, तब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। पर इसके लिए भूख भी तो होनी चाहिए इंसान को, प्योर नॉलेज और एसोसिएशन की भूख एक्चुअली। और पुराने एसोसिएशन इंसान छोड़ने में जी जान निकल जाती है उसको। एक्चुअली जैसे मैंने बताया ना कि व्यक्ति को भूख वो होनी चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं, एक्चुअली व्यक्ति को वो भूख है, पर उस भूख को वो गलत जगह फुलफिल कर रहा है। जब उसको पता चलेगा कि हायर टेस्ट यहाँ मिल रहा है, तो क्यों वो लोअर टेस्ट के पीछे भागे? उसको पहले वो एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट है। जब तक उसको वो बताएंगे नहीं, तब तक उसको आइडिया कैसे आएगा? तब तो इंटरेस्ट आएगा। एडवर्टाइजमेंट से आपका मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे कि आपने अच्छी अपनी लाइफ जी और आपकी लाइफ से शोकेस हो रहा है, सो यू आर द गाय कि आप इस चीज़ को एडवर्टाइज कर सकते हो, तो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम ये पॉडकास्ट भी तो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म हुआ। कृष्णा भी एडवर्टाइज कर रहे थे अर्जुन के भगवत गीता देखे कि ये दिस इज फॉर एवरीवन, तो आप लोग इसको पढ़ो और अपना लाइफ, है ना। अल्टीमेटली सब लोग मार्केटिंग ही कर रहे हैं, सब लोग कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं एक प्रकार से। और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हैं, वो भी अपने आप को मार्केट और एडवर्टाइज करता है। वी आर शेयरिंग देयर एक्सप्रेशन, देयर फीलिंग्स, देयर नॉलेज। सो जब तक वो हम लोगों को बताएंगे नहीं, हाउ दे विल कम टू नो। फिर भूख जागृत होगी। और कृष्णा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें भगवद गीता में कि
सब लोग इस नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बोलते हैं गीता में 7 चैप्टर में। तो कृष्णा ये बताते हैं कि जिसने जो व्यक्ति अपना होमवर्क करके आए वही इस नॉलेज से अट्रैक्ट होगा। सब लोग नहीं अट्रैक्ट अब होंगे। होमवर्क क्या होगा? होमवर्क जो प्रोसेस है, मंत्रास चैंटिंग एंड ऑल। जिसने पास्ट लाइफ में इस भक्ति को प्रैक्टिस किया, इस नॉलेज को प्रैक्टिस किया है, वही इस नॉलेज से अट्रैक्ट होगा अर्जुन। इसलिए बोलते हैं कृष्णा, हजारों और करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति है जो उस परफेक्शन को प्राप्त करेगा। तो कृष्णा बोल रहे हैं मेरा मार्केट साइज बहुत छोटा है। ऑलरेडी कृष्णा खुद बोल रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु, कृष्णा बताते हैं। तो हजारों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति है जो मुझे पूरा तत्व से समझ पाएगा। तो यस, अगर हम, इसलिए व्यक्ति को अभी से स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो फॉलो करता रहेगा, अगर सिंसियर हुआ तो यही लाइफ में ही वो परफेक्शन प्राप्त कर लेगा। अगर नहीं होता है तो कृष्णा ने जैसे बताया कि उसको फिर नेक्स्ट लाइफ में चांस मिलता है, वहीं से वो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कंटिन्यू करते करते एक दिन वो उस परफेक्शन को प्राप्त करेगा। बट कलयुग जो अभी चल रहा है, ये कलयुग इतना ब्लेस्ड कलयुग है। हर कलयुग ऐसे नहीं आते हैं, ये कलयुग की स्पेशल खासियत है। इस कलयुग की स्पेशल खासियत ये है कि जो व्यक्ति सिंसियरली भक्ति योगा को प्रैक्टिस करता है, सिंसियर और सीरियस और स्ट्रिक्टनेस के साथ, वो इसी लाइफ में परफेक्शन प्राप्त कर लेगा। हर कलयुग में ये चांस नहीं मिलता है। ये कलयुग की खास बात ये है। और इसलिए देवी देवता भी प्रार्थना करते हैं कि काश हमारा जन्म भी मनुष्य रूप में इस कलयुग में हो जाए। वो लोग भी तरसते हैं कि कलयुग में हमें भी मनुष्य जैसा मिले, ताकि हम इसी लाइफ में भगवान को प्राप्त कर लें। तो वो इसी कलयुग में ये बेनेडिक्शन आया है कि आप थोड़े सिंसियर और स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो करो, यू विल अचीव द परफेक्ट। बाकी यही सेम परफेक्शन दूसरे युगों में अगर हमें करना हो तो बहुत सालों की तपस्या चाहिए। ओके। तो सबसे डिग्रेडेड लोग कलयुग के अंदर जो है, उनको सबसे बेस्ट और इजी प्रोसेस दिया है। तो वो प्रोसेस को प्राप्त करके परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेट। और हम इतने अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे अच्छे टाइम पे आके और बेस्ट ह्यूमन बॉडी मिला है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे वेस्ट करते जा रहे हैं हर रोज। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, तो ये बताने वाले चाहिए हमें लोग। ये इसको बोलते हैं नॉलेज। और एसोसिएशन इस तरह से मिलेगा, वो लोग इंस्पायर्ड होंगे धीरे धीरे। सो जैसे अभी आपने लाइफ के बारे में बताया कि आप लोग की पूरी जो फार्मिंग वहीं होती है, देन उसके बाद लाइक पूरी फार्मिंग खुद की हो गई है ना। वहाँ पर हमारे फैमिलीज लोग रहते हैं, कोई फैमिलीज रहते हैं, वो लोग वहाँ फार्म मेंटेन करते हैं। और अगर आप फार्मिंग ऑक्यूपेशन को देखो तो काफ़ी सत्वगुण वाला प्रोफेशन है। एक पर्टिकुलर टाइम पर बीज को बोना है, पानी देना है, बारिश पे डिपेंड रहना है, सूर्य पे डिपेंड रहना है, धूप पे। उसमें ज़्यादा साल के कुछ ही महीने आपको सिर्फ वर्क करने हैं इसमें। ऐसा नहीं हर रोज़ मेहनत होती है, हर रोज़ कॉर्पोरेट में जाना है 9 से 5 करना, ऐसा नहीं है। वहाँ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही अनाज और वो सारे बीज बोए जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द टाइम फ्री होते हैं लोग। वो फ्री टाइम पर हमें ये स्क्रिप्चर्स पढ़ना, डिवोटीज एसोसिएशन लेना और भगवान की सेवा पूजा करना, वहाँ जो फूल उगते हैं उस फूल से रोज़ भगवान की माला बनाना, वहाँ जो फल उगते हैं उससे सब्जियाँ जो भी उगती है, सब्जियाँ हैं, फल हैं, जो भी अनाज है उसका कुकिंग करके भगवान को ऑफर करना, इसमें काफ़ी टाइम जाता है। ओके। रेस्ट ऑफ द टाइम इसमें लगाना चाहिए। भगवान के विग्रह की सेवा करना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, डिवोटीज का एसोसिएशन लेना, महामंत्र का जाप करना, तो ये लाइफस्टाइल है फार्म पर। सो ऑफ कोर्स सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा बहुत एटलीस्ट स्टार्ट करें। एटलीस्ट अपने घर पे इसको स्टार्ट करें, घर पे एक सुंदर मंदिर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, उस भोग को लगाने के बाद फिर प्रसाद अपना जो भी पैक करके फिर ऑफिस जाएं, अपना वर्क करें। दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट अचीवमेंट। दैट्स ग्रेट। सबकी लाइफ में चमत्कार होते हैं और लोगों ने देखा भी होगा और मानते हैं चमत्कार को।
क्या आप मानते हैं चमत्कार को, और क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है? चमत्कार, ये चमत्कार ही है मेरी ओके। लाइफ में। पहले मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूँ। मैं तो अभी भी एवरी डे मेरा एक चमत्कार की तरह ही मेडिटेशन रहता है कि भाई कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। जब मेरे हाथ में भगवत गीता आई और मैंने पढ़ा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। जिस दिन मैंने चैंटिंग स्टार्ट किया मेरी लाइफ में, वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चमत्कार था। और आगे से कई सारे चमत्कार होते रहेंगे। सो चमत्कार मीन्स वो चीज़ जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की और वो हुई, और वो होने के बाद लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ। दैट इज़ कॉल्ड मैजिक। सो कृष्णा कॉन्शियस जब हम स्पिरिचुअलिटी, भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं, एवरी मोमेंट इज़ मैजिक। क्योंकि एवरी मोमेंट में एक नया रियलाइजेशन आता है, नया थॉट मेडिटेशन आता है, और उस पर मेडिटेट करते हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं। एवरी भगवत गीता का हर एक वर्ड, हर एक श्लोक इतना डीप है कि एक वर्ड पे अगर हम क्लास ले सकते हैं। देयर आर 700 श्लोकास, हर एक श्लोका पे हम महीनों तक क्लास ले सकते हैं। इतना डीप है ये, इतना वास्ट है ये। सो वो सारे मीनिंग्स और रियलाइजेशंस मिलके जब हमें मिलते हैं और उसको हम जब प्रैक्टिस करते हैं, तो एवरीडे चमत्कार होता है। अगर हमें कोई नॉर्मल यूथ की बात करें, है ना, वो लाइक 18 या 18 ईयर का हो, तो अगर उसको स्पिरिचुअलिटी में आने में इच्छा हो या आना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है आपके हिसाब से? सबसे पहले उसको एक अच्छा एसोसिएशन चाहिए। ओके। कोई भी चीज़, आज देखो, आज बाहर की दुनिया में भी आज एसोसिएशंस कितने खुल गए। वुमेन्स एसोसिएशन, ज्वेलरीज एसोसिएशन, फिर और कितने ऐसे, लेबर्स एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन क्यों खोलते हैं? ताकि लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें, यूनिटी हो सके। हाँ, यूनिटी हो सके, ताकि सबको एक स्ट्रेंथ मिले कि इसी रास्ते पे आगे चलना है, इसी को ही कंटिन्यू करना है। जेल में भी कैदी होता है, अगर उनको बाहर निकलना है जेल के, तो ये लोग भी एक टीम बनाते हैं, अकेला नहीं निकल सकता है। सही बात है। तो अभी ये जो संसार एक जेल की तरह है, और यहाँ से हमको अगर बाहर निकलना है तो एक एसोसिएशन चाहिए, वो है स्पिरिचुअल एसोसिएशन। तो यूथ को पहले उस एसोसिएशन में आना रहेगा। अभी के लोग क्या कर रहे हैं, वो उस एसोसिएशन से दूर भाग रहे हैं। नहीं, ये हमको बाबा जी बना देंगे, सही बात है, ये हमको सब कुछ छिड़वा देंगे। तो गीता सुनने के बाद क्या अर्जुन ने युद्ध किया? क्या अर्जुन, या फिर वो जंगल छोड़ के सन्यासी बना? क्या किया अर्जुन ने? युद्ध लड़ा और जीता भी। वो कोई सन्यासी नहीं बना, वो सन्यासी बनने जा रहा था, कृष्णा ने उसको रोका। सब कुछ छोड़ छाड़ के माफी मांगना चाह रहा था। यस, कि मैं, वो ऐसा बोल रहा था। फर्स्ट चैप्टर आप गीता का पढ़ोगे तो अर्जुन ऐसे बोलते हैं कि मैं भीख मांग के रह लूँगा, है ना, बट ये सब युद्ध और पाप नहीं करना है मुझे। कृष्णा बोल रहे ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये युद्ध लड़ना भी प्रैक्टिकल है। सिचुएशन देखो अर्जुन, और तुम्हारा इंक्लिनेशन देखो अर्जुन। तो हमारा सिचुएशन और हमारा इंक्लिनेशन, ये दोनों क्या कहाँ सही मिलेगा जब हम अच्छे एसोसिएशन में होंगे। अर्जुन को कृष्णा का एसोसिएशन मिला, इसलिए प्रॉपर गाइडेंस मिला, और इसलिए वो सक्सेस उसको मिला। तो कई बार हम अपने आप को रॉन्ग जज कर लेते हैं सिचुएशन देख के, और अपनी नेचुरल इंक्लिनेशंस को समझ नहीं पाते। अर्जुन का नेचुरल इंक्लिनेशन था, ही वॉज अ क्षत्रिय, फाइट। वो बोल रहा था नहीं, मुझे फाइट नहीं लड़ना है, मैं भीख मांग के रह लूँगा। कृष्णा बोले कि तुम अगर भीख मांगोगे ना, तो तुम्हारे हाथ से भी कुछ वेपन्स निकलेंगे, अगर कोई भीख नहीं देगा तो यू विल बी एंग्री ऑन हिम। तो तुम हमेशा तुम्हारे इंक्लिनेशंस के अकॉर्डिंग ही जियोगे। तो वो इंक्लिनेशंस की पहचान और सिचुएशन को देख के हमें डिसीजन लेना चाहिए, और वो तब होगा जब हमें एक्सपर्ट गाइडेंस और अच्छा एसोसिएशन मिलेगा। तो यूथ को सबसे पहले वो एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस बताना है, उसको अपना कृष्णा ढूंढना है, उसको अपना कृष्णा, वो गाइड चाहिए उसको एक। और वो गाइडेंस में रह के जब उसको प्रैक्टिस, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक नया लाइफस्टाइल है ना, भक्ति एक नया लाइफस्टाइल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करनी है।
एक्चुअली होता क्या है ना, एसोसिएशन जब आप बोल रहे हो ना, तो एसोसिएशन को हम राइट प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। लाइक अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो राइट कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ। तो ये जब राइट चीज़ें होने लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे लोगों से बात भी करने लगोगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप एसोसिएशन पे आ ही जाओगे। और ये जब चारों पांचों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, तो आपको एक अलग मैजिक होगा उसके लाइफ में, मैजिक होगा और ट्रेजेडी भी होगी, और एक उसको समझ में आ जाएगा कि अब क्या करना है। तो यूथ को आज ये करना है, एक अच्छा संग चाहिए उसको, और एक उस संग में रह के उसको अच्छा ज्ञान चाहिए। नॉलेज और एसोसिएशन से उसको इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये प्रैक्टिस करना है, उस नॉलेज और एसोसिएशन से उसको पता चलेगा कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, और राइट चीज़ एक्सेप्ट करनी है, रॉन्ग चीज़ रिजेक्ट करनी है। उसका डिटर्मिनेशन आता है। कई बार हमें पता होता है, कई बार दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, पर हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन वीक है, संकल्प शक्ति कमज़ोर है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, उसको पता है दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, और उसको ये भी पता है राइट को ग्रहण करना है, रॉन्ग को रिजेक्ट करना है, पर वो क्यों नहीं कर पाता है? संकल्प शक्ति नहीं है। तो वो संकल्प शक्ति डेवलप होती है जब वो सही संग में होता है, एसोसिएशन में होता है, क्योंकि वहाँ वो देखता है अरे दूसरे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब ये पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी का यूथ कैसा है कि गलत चीज़ें जो उसको छोड़नी है, वो इमेजिन नहीं कर पाता कि इसको कैसे छोड़ा जाए। उसको वो अपना लाइफ बना के जी लेता है, हाँ ऐसे ही चलेगा। पर जब वो सही लोगों को देखता है कि अच्छा ये तो ये व्यक्ति इस चीज़ से मुक्त है और इसका लाइफ चल रहा है, मीन्स इट इज़ पॉसिबल, तो उसके अंदर वो संकल्प शक्ति आती है कि टूल्स को ही हैप्पीनेस मान लिया है उसने। टूल से हैप्पीनेस कैसे चाहिए वो सीखना है, वो सीखनी है। तो ये दो चीज़ आज यूथ को चाहिए, एसोसिएशन, नॉलेज, फिर इंस्पिरेशन, फिर वो एक्ट करता है। ये तीन चीज़ दिए बिना आप उसको बोलो तो उसको लगेगा ये मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं लोग, ये मेरे को बंदी बनाना चाहते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन डाल के मेरा लाइफ को ड्राई करना चाहते हैं, मेरी इंडिपेंडेंस छीनना चाहते हैं, बहुत सारे बंधन में बंधाना चाहते हैं। लोग ऐसा सोचेंगे फिर। होता क्या है कि ना, बात हम ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मानते हैं कि लोग एस्कॉन के मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस में रखते हैं, है ना, कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है एस्कॉन का। तो ऐसा क्या है इस चीज़ों में? देखिए, हमारा मैनेजमेंट करने का फोकस ये है ताकि लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता था। स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या, एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठता है और बहुत सारे लोग सुनते हैं। पहले लोग ऐसा ही होता था ना, गुफाओं में या पहाड़ों में, नदी के किनारे, ये सब जगह पे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस होते थे, लोग सुनते थे, इंस्पायर्ड होते थे, वो लोग फॉलो करते थे अपना। अभी का टाइम वैसा नहीं है। अभी मैं बोलूँ कि मैं एक पेड़ के नीचे भगवत गीता क्लास ले रहा हूँ, कितने लोग आएंगे सुनने? कोई नहीं आएगा। लोग ना इसको थोड़ा ऑकवर्ड मानते हैं। तो लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको प्रॉपर हम बोल सकते पैकेजिंग करके वो करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, और वो करते हैं हम। वो फुलफिल हो जाता है, दैट इज़ आवर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है तो इट इज़ एज गुड एज जो बाहर के लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो। तो हमारा मैनेजमेंट कैसा है, वॉलंटरी बेस्ड है। हम लोग किसी को सैलरी नहीं देते हैं, हम लोग कोई हायर फायर नहीं करते हैं। लोग इंस्पिरेशन खुद इंस्पायर्ड होके आते हैं, वॉलंटियर करते हैं, एंड दे डू द थिंग्स। सबसे बड़े इंस्पिरेशन गुरु को फॉलो करके, कृष्ण जी। हाँ, सो क्योंकि उनका लाइफ चेंज हुआ, उसको ये लग रहा है कि मुझे ये हेल्प करना है दूसरों का भी लाइफ चेंज हो। वो बैकग्राउंड उस प्लेटफॉर्म पे रह के वो मैनेजमेंट करता है, सोचिए। और वो पूरा लाइफ करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, ऐसा दूसरों को भी करना है। तो ये इंस्पिरेशन के साथ जब व्यक्ति मैनेजमेंट करता है तो वो मैनेजमेंट नहीं रहता है, दैट इज़ भक्ति। दैट इज़ भक्ति। वो मैनेजमेंट को उसने भक्ति में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ऐसा चल रहा है कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है। उसका सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं चल रहा है कि मैनेजमेंट करना है, ओके, एक्सटर्नल्स नहीं है, या कोई सैलरी या कुछ अचीवमेंट करने के लिए नहीं है। इट इज़ सेल्फलेस सेवा। सेल्फलेस सेवा में फिर मैनेजमेंट क्या, और कौन अच्छी सेवा कर रहा है, कौन नीचे वाली सेवा कर रहा है, कौन बैक एंड में, कौन फ्रंट एंड में, वो मैटर नहीं करता है इतना फिर।
क्योंकि अल्टीमेट सबका गोल क्या है, इस सोल को पैकेज करके भगवत धाम पहुंचाना है। तो मुझे जैसा हेल्प मिला मुझे उसको भी हेल्प करना है। तो कोई छोटी सेवा कर रहा है, कोई बड़ी सेवा कर रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, कोई बैकएंड टीम में है, लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं उस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि सबका गोल एक है, यूनिफाइंग प्रोसेस है। इस तरह से इसलिए इंस्पायरिंग लगता है लोगों को मैनेजमेंट इस्कॉन का। मैं खुद टेम्पल में एज अ मैनेजमेंट में हूँ, और चीज़ें हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, मैनेज करते हैं। तो हमारा पर्पस क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। हो सकता है हमारे पास स्किल नहीं हो इतने, हो सकता है हमारे पास वैसे एबिलिटीज़ नहीं है, बट वो फ्लेवर और वो मूड जब उस मैनेजमेंट में जाता है, ऑटोमेटिकली चीज़ें थिंग्स फ्लो करने लगती है। आपका वैसे क्या ज़्यादातर रोल रहता है मैनेजमेंट में? मेरा ऐसा मेन रोल है, पहले तो मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पर इस्कॉन अहमदाबाद में, और साथ साथ मैं कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भगवत गीता पढ़ाना, इंस्पायर करना, फिर टेंपल में जो यूथ आते हैं उनके लिए कोर्सेज करना, यूथ्स के लिए ज़्यादा फोकस करना, मेरा मेन सर्विस ये है। ओके। लोगों को गाइड करना, उनको डिसीजंस लेने में हेल्प करना, और उनके स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस, बेसिकली जो काउंसलिंग वर्क जो होती है, तो ये मेरा मेन सर्विस है। यूथ इसको कैसे देखता है आज के डे में, भगवत गीता को? जैसे आप बताया कि आप कॉलेजेस में जाते हैं। एक्चुअली कोविड के बाद यूथ चेंज हुआ है। यूथ इतना चेंज हुआ है कोविड के बाद कि टेंपल में फुटफॉल बढ़े हैं यूथ्स के सबसे ज़्यादा। ओके। हमें अभी कॉलेज इतना नहीं जाना पड़ता है, वहाँ से स्टूडेंट्स खुद यूथ आते हैं दर्शन करने। तो अभी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, वो हिंदुत्व बोलो, भगवत गीता बोलो, कुछ भी, लोग यूथ के अंदर आज बहुत स्पिरिचुअल अवेयरनेस आई है, स्पेशली कोविड के बाद। तो हमारे लिए मार्केट बहुत इजी हो गया है, लोगों को हमें ज़्यादा भी इंस्पायर नहीं करना पड़ता है, वो खुद सामने से आके क्वेश्चंस पूछते हैं और खुद जुड़ जाते हैं। कोविड से पहले हमें बहुत अप्रोच करना पड़ता था यूथ को, उसको कन्विंस करना पड़ता था। कोविड के बाद वेव काफ़ी चेंज हुई है। तो एक स्पिरिचुअल वेव यूथ के अंदर आई है, और उससे वो प्रभावित होके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं मार्केट में। तो सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना अपना इंस्पिरेशन ले रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी अभी यूथ चेंज हुआ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है आगे। इवन हमारा एजुकेशन पॉलिसी और कॉलेजेस में भी आज कई जगहों पर ये भगवत गीता कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, एफिलिएटेड कोर्स, यूनिवर्सिटी खुद पढ़ा रही है कोर्स। हमको टीचर्स ट्रेन करने हम जाते हैं अभी, कि टीचर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं कैसे भगवत गीता पढ़ाई जाए। तो अपकमिंग ईयर्स में हम ये देख सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अलग से चैप्टर हो जाएगा। सब्जेक्ट कई यूनिवर्सिटी में तो ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कंपलसरी सब्जेक्ट। अभी मैं लास्ट वीक कहाँ था, उज्जैन में था, वहाँ पे हमारा कॉन्फ्रेंस था। जो लोग प्रचारक लोग जो है, जो यूथ प्रीचर्स जो है, जो कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पर हरियाणा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में ये एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिए हैं। ओके। इसके मार्क्स, प्रैक्टिकली इसके एग्ज़ाम्स होती है, और बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और मार्क्स आ रहे हैं उनके। तो कई जगह पर ये कोर्स लागू हुआ है। एक्चुअली भगवत गीता में रियल लाइफ प्रिंसिपल, रियल लाइफ क्वेरीज, रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर क्या उन लोग ने डिसीजन लिया है, तो डिसीजन मेकिंग जो हुई है वही उसमें पूरा एक पैकेज में दे रहे हैं। तो अगर कोई यूथ ये पहले ही पढ़ ले रहा है तो उसकी अपकमिंग ईयर्स तो ब्राइट ही होंगे। ब्राइट ही है यार। तो इससे बढ़िया अभी आप कोई यूथ ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको सबसे पहले काम यही करना चाहिए कि भगवत गीता स्टार्ट करना चाहिए, उसको पढ़ना। और एक्चुअली भगवत गीता भी उसको अंडर गाइडेंस पढ़ना चाहिए। ओके। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं पर सब कुछ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भगवत गीता का ऑथराइज्ड कोर्स, उसको ऑनलाइन हम लोग काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं भगवत गीता के ऊपर। कई बार चैप्टर बाय चैप्टर लेते हैं, श्लोक बाय श्लोक लेते हैं। तो कौन से श्लोक में भगवान क्या बोलना चाहते हैं, उसका मीनिंग हम उसको समझाने में एक्सप्लेन करते हैं। तो भगवत गीता काफ़ी डीप नॉलेज है उसके अंदर, डीप बुक है बहुत। तो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो शायद इतना समझ में नहीं आए।
हर एक कोई भी कोर्स समझने के लिए एक्सपर्ट टीचर चाहिए। ये नहीं कि मैंने कल ये पॉडकास्ट सुना और गीता खोली और मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। नेगेटिव चीज़ें आई थिंक हाँ, अटैच हो जाएगी हाँ, कि वो सर के फिर ऊपर से अपना सारी- मीनिंग निकालेगा, वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं। सो कोई भी कोर्स के लिए एक एफिलिएटेड ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी होता है, उसका ऑथराइज्ड बुक होता है और उसका एक ऑथराइज्ड टीचर होता है। ये 3 चीज़ें मिलके उस स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं और ग्रो करते हैं। अगर मैं खुद का अपना टेक्स्ट बुक लूँ, खुद का अपना टीचर बनूँ, खुद का अपना एक कोर्सेज डिज़ाइन करूँ, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। ओके। तो ऐसा बोनाफाइड यूनिवर्सिटी, बोनाफाइड टीचर एंड बोनाफाइड बुक, तीनों बोनाफाइड होने चाहिए, तभी उसका ट्रांसफॉर्म आएगा। दैट्स ग्रेट। आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फ्यूचर में ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।